नमस्कार, मैं हूं सौम्या शुक्ला। स्वागत करती हूं आपके अपने शो सेहत मंत्रा में। आज हम बात करेंगे कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में, जिसको लेकर लोगों के मन में डर बैठ गया है। लोगों के मन में कई सवाल है। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक वर्मा जी। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। तो पहला सवाल हम आपसे ये लेंगे कि कोविड वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में डर बैठ गया है, कैसे समझेंगे इसे? कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में जो भी अभी लोगों के मन में डर बना हुआ है जी, वो स्वाभाविक है, क्योंकि जो डिसीजन है वो पढ़ करके सभी लोगों को लग रहा है कि इसके साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचा जाए। अगर ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो उनको हम बचाव के लिए अपने माध्यम से हम उसको बताना चाहते हैं कि कोविशील्ड के अगर साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर पे दिखाई भी दे रहे हैं तो उनको हम पैनिक ना हो, उनको रोकथाम किया जा सकता है, उनसे बचा जा सकता है और ऐसी कोई पैनिक होने वाली चीज़ नहीं है। कोविशील्ड के बारे में जो भी है कि कोविशील्ड की वजह से लोगों में हार्ट स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा बढ़ गया है जी, जबकि ऐसा नहीं है। हार्ट स्ट्रोक उन्हीं लोगों में हो रहा है जिनको कुछ कॉम्प्लिकेशन हैं या ज़्यादा दिक्कतें हैं, उन्हीं लोगों में इसका इफ़ेक्ट दिखाई देता है। जी, क्योंकि इसमें जो रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविशील्ड वैक्सीन लगाने वाले लोगों को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जैसे सिंड्रोम उत्पन्न हो रहे हैं। जी, अब ये है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो सिंड्रोम है, इनको कैसे हम इनके साइड इफेक्ट को कैसे बचाया जा सकता है, जी, कैसे इस सिंड्रोम से बाहर आया जा सकता है। तो इसके लिए ये समझना ज़रूरी होगा कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है। जी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बेसिकली प्लेटलेट हमारे ब्लड में होती हैं। तो ब्लड में जो प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें क्लॉट बनना बंद होने लगता है। जी, क्लॉट नहीं बनते हैं, उससे क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जो इंटरनल हमारे वेनस कंजेशन है, जी, वो ब्लड अनियंत्रित होने लगता है। यानी हमारी आर्टरीज में ब्लड क्लॉट ना बनने से ब्लड फैलता है। जी, तो उससे क्या होता है, जो हमारी वेन्स हैं अंदर की, उनमें ब्लीडिंग हो जाती है। तो जो इंटरनल ब्लीडिंग अगर हो गई तो उसकी वजह से हमारे हार्ट के पास पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचता है। तो हार्ट के पास जब ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंचता, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उससे हमारा हार्ट फेल होने लगता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है। जी, तो हम अपने शरीर में जो प्लेटलेट की कमी हो रही है, वो प्लेटलेट की कमी को कैसे दूर करें, कैसे उससे हम बढ़ाएं, किन कारणों से प्लेटलेट हमारे शरीर में कम होती हैं, जी, उनको हम लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। और थ्रोम्बोसिस को रोकने के लिए जो हमारे पास औषधियाँ हैं उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। ठीक, लोगों को हम बताना चाहते हैं कि इसको लेकर बहुत पैनिक ना हो, इसको रोकथाम किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है और इसके साइड इफ़ेक्ट को हम बचा सकते हैं। इसमें कुछ होम्योपैथिक दवाएं भी हैं जी। जिनको लेकर के हम इससे बच सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि होम्योपैथी में जैसा आपने कहा कि कुछ दवाएं हैं जिससे हम इनसे बच सकते हैं, तो क्या समाधान है होम्योपैथी के पास कि हम कोविशील्ड वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं उनसे अपने आप को बचा सकते हैं? जी, होम्योपैथी में बहुत सारी हमारे पास ऐसी मेडिसिन हैं जिनसे हम थ्रोम्बोसिस जो हमारी एक्स्ट्रा होने लगती है, उस थ्रोम्बोसिस को हम रोक सकते हैं। जी, और जिन सिंड्रोम जो हमारा है, प्लेटलेट जिसमें कम हो रही हैं, उन प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं जी, जिनसे हम प्लेटलेट को बढ़ा सकते हैं। इसमें हम अपने हार्ट में ब्लॉकेज ना हो, हमारी वेन्स में ब्लॉकेज ना हो, इसके लिए हम बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनको हम सजेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन समस्या इस बात की होती है कि मेडिसिन को सजेस्ट करने के बाद लोग उसे अंधाधुंध खाना स्टार्ट कर देते हैं। जी, तो सबसे पहले मेडिसिन बताने के पहले मेरी सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग ना करें। किसी फिजिशियन से समझ करके ही दवाएं खाएं और जितनी ज़रूरत हो उतनी ही खाएं। मतलब बार बार रिपीटेशन दवाओं का ना करें, क्योंकि कोई दवा बता दी जाती है तो उसके बाद उस दवा की मारामारी होने लगती है। जी, वो दवाएं ज़्यादा खा ली जाती हैं, उससे दवाओं के फिर साइड इफ़ेक्ट किसी भी पैथी में हो, फिर उस दवाएँ भी
हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट नहीं करती हैं और दिक्कत करती हैं। तो होम्योपैथिक में भी मैं जो दवाएं बताने जा रहा हूं, इन दवाओं को भी बहुत मिसयूज ना करें। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे खा करके उनको बंद कर दें और एक इंटरवल के बाद फिर भले रिपीट कर लें, लेकिन लगातार रिपीट ना करें। इसमें थ्रोम्बोसिस को रोकने के लिए आर्निका 200 ये रात में एक खुराक 1 हफ्ते तक लगातार लें, उसके बाद इसको बंद कर दें, 3 महीने के बाद फिर रिपीट करें। दूसरा कैलकेरिया फ्लोर 12X, ये बायोकेमिक दवा है। इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार 1 महीने तक लगातार खाएं और फिर बंद करें। ऐसे ही क्रेटेगस मदर टिंचर, इसको लेने से भी हमारे ब्लड में गाढ़ापन नहीं बढ़ता है, ब्लड हमारा पतला रहता है। इससे भी हमारे जो थ्रोम्बोसिस होने की जो प्रक्रिया होती है वो रुकती है। एक्स्ट्रा ब्लड थिनर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हम एलोपैथिक ब्लड थिनर खाते हैं उसका एक ऑप्शन में हम क्रेटेगस को भी ले सकते हैं। तो इससे भी हमारे शरीर में थ्रोम्बोसिस होने की प्रक्रिया रुकती है। दूसरा, अब हमारे शरीर में प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए भी कुछ मेडिसिन की ज़रूरत होती है। उसमें 2 मेडिसिन हम सजेस्ट करते हैं। एक तो है आर्सेनिक 200, इसको केवल वीकली लेना स्टार्ट करें, 1 महीने तक लगातार वीकली लें। दूसरी दवा है सियानोथस मदर टिंचर। सियानोथस मदर टिंचर ले करके भी हम अपने स्प्लीन को ठीक कर सकते हैं। बेसिकली स्प्लीन की गड़बड़ होने से हमारे शरीर में प्लेटलेट की मात्रा घटने लगती है। जब प्लेटलेट घटती हैं तो हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट बनाने की संभावना कम होने लगती है। इसलिए प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए कुछ दवाओं की ज़रूरत है, उनको हमें लेना चाहिए। इसमें एक दवा और हम बताना चाहेंगे, आयोडियम 200, 1 डोज रोज़ लें 1 महीने तक और उसके बाद बंद कर दें। इससे इतनी मेडिसिन लेने के बाद हमारे शरीर में जो इन दवाओं के इफेक्ट वैक्सीन के हैं, इनसे हम बच सकते हैं और जो हमारे शरीर में दिखाई दे रहे होंगे सिम्टम्स, वो सिम्टम्स हमारे ठीक हो जाते हैं। तो ये तो होम्योपैथिक दवाएं हैं जिनको हम ले सकते हैं, लेकिन इनका मिसयूज ना करें, इनको हिसाब से ही लें। आप डॉक्टर की सलाह पर ही जो है जी कितनी खुराक में इसे लेना है और कब तक कब लेना है, तो ये आप डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें, उसके बाद ही इन दवाओं का आप सेवन करें। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दवाएं होम्योपैथिक में हैं जिनसे हम जो हमारे जो सिम्टम्स आ रहे होंगे उन्हें हम रोक सकते हैं। यानी कोविशील्ड के बारे में जो कहा गया है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम को मतलब हम ठीक रख सकते हैं, यानी कि प्लेटलेट ही घट रही हैं तो उनको हम बढ़ा सकते हैं। उसके मेडिसिन होम्योपैथिक में बहुत बेहतरीन मेडिसिन हैं, अगर हम लेते हैं। हमारे पास तो डेंगू के समय में भी कई बार भी इनकी प्लेटलेट 20,000, 25,000, 15,000 तक भी होती थी। उन पे हमने खूब काम किया है और प्लेटलेट बढ़ती हैं और ब्लड क्लॉट अपने आप से ठीक से बनने लगते हैं। यानी कि हम इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं होम्योपैथी का सहारा लेकर के। डॉक्टर, कहा जाता है कि हमारे देश में जो घरेलू उपचार हैं वो बहुत ही कारगर साबित होते हैं, तो क्या इसके लिए भी कुछ घरेलू उपाय आप हमें बताना चाहेंगे? घरेलू उपाय में तो मैं तो यही कहूँगा, केवल अपने डाइट प्लान को ठीक रखिए। घरेलू प्लान में बहुत दवाओं की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल हम अपने खाने में अगर मैक्सिमम खाना हम अपने जो डाइट प्लान लेते हैं उसमें अगर हम एसिडिक फूड्स को अवॉइड करें, अगर एसिडिक फूड्स को अवॉइड करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा लीवर ठीक रहेगा, हमारा स्प्लीन ठीक रहेगा, हमारे क्लॉट नहीं बनेंगे, ब्लड ऑलरेडी पतला रहेगा। जितना ज़्यादा हम एल्कलाइन फूड्स का इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा हम इस बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि एसिड का बनना यानी ब्लड के गाढ़ापन होने की बात चलता है। यानी हमारे शरीर में अगर अधिक एसिड बन रहा है, यानी जिसका लीवर सही काम नहीं कर रहा, डाइजेस्ट सही नहीं हो रहा है, जिसको कब्ज बन रही है, जिसकी आंतें साफ नहीं हो रही हैं, उन लोगों को इस बीमारी से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनका ब्लड ऑलरेडी गाढ़ा होने लगता है। किस कारण से? क्योंकि उनके ब्लड में टॉक्सिक इकट्ठा होना स्टार्ट होते हैं। स्प्लीन का भी काम है टॉक्सिक को हमारे बाहर करना, वो भी हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी को कम करने का काम करता है। तो स्प्लीन का सही होना इसमें बहुत जरूरी है, यानी लीवर का सही होना बहुत जरूरी है। तो लीवर स्प्लीन हमारा जो है अगर ठीक रहेगा तो हम इसमें जो है ब्लड को साफ रख सकते हैं, यानी ब्लड में हमारी प्रॉपर प्लेटलेट भी रहेंगी और ब्लड हमारा साफ होता रहेगा। तो जितना ब्लड साफ रहेगा यानी कि हमारे क्लॉट होने की संभावना उतनी कम होगी। हमारी अगर आर्टरीज ब्लॉक भी हो रही है
अगर हम एल्कलाइन फूड ज़्यादा खाते हैं तो यानी कि वो आर्टरीज भी हमारी साफ होने लगेंगी, यानी जो वेंस हमारी कंजेस्ट हो रही हैं वे वेंस भी हमारे एल्कलाइन फूड से ठीक हो जाएंगी। एल्कलाइन फूड्स का मतलब ही ये है कि हमारे शरीर में जो जमा गंदगी है वो भी साफ होती है, यानी फल खाने से हमारी बॉडी एल्कलाइन होती है। तो हमारा कहना यही है कि मैक्सिमम टाइम में हम लोग 25% एसिडिक फूड्स खाएं, 75% एल्कलाइन फूड्स खाएं। 25% एसिडिक फूड्स में से जितना अनाज है, दूध है, गर्म दूध जो भी गर्म कर दिया जाता है वो भी एसिड में बदल जाता है। तो दूध है, दही है, पनीर है, ये सारे हमारे एसिड के स्रोत हैं। इनको हम अगर कम कर लें और हम अपने खाने में एल्कलाइन फूड्स को ज़्यादा कर लें। एल्कलाइन फूड्स में जितने सब्जियां हरी हैं, नॉन प्रोसेस, ज़्यादा प्रोसेस ना करें, और जितने फ्रूट्स हैं वो खास करके जितने सीजनल फ्रूट्स हैं उनको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो सीजनल फूड से हमारी बॉडी एल्कलाइन रहेगी। और एल्कलाइन जितना खाना हम खाएंगे ब्लड हमारा उतना एल्कलाइन रहेगा, ब्लॉकेज से हम उतनी ज़्यादा बाहर आएंगे। और अगर हमारी कहीं भी ब्लॉकेज शरीर में होगी तो वो भी धीरे 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 हमारी वेंस, हमारी आर्टरी से साफ होता रहेगा। यानी कि हम एल्कलाइन फूड्स को प्रायोरिटी दें और हम इस बीमारी से बाहर आ जाएंगे। मतलब इस बीमारी से बचना है तो हमें अपने डाइट में 25% एसिडिक फूड्स लें और 75% एल्कलाइन लें। दूध, दही, घी, पनीर इनका सेवन कम करें। हरी सब्जियां, फल, दालें, चना, साबुत अनाज, इस तरीके के खाना डाइट में अपने खाना खाने से हम इस तरीके के बीमारी से बचाव कर सकते हैं। जी, ये तो बात हो गई हमारी डाइट की। ठीक है, तो जिस तरीके की लेकिन हम लोगों की जीवन शैली चल रही है तो उसमें हम क्या बदलाव कर सकते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में वो मददगार साबित हो? देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो दो चीज़ों का है। पहला तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारी अच्छी नींद का होना जरूरी है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता है। इम्यूनिटी तभी बढ़ेगी जब हमारे गट ठीक होंगे, हमारी आंतें ठीक होंगी। जो हम डाइट लेते हैं उसका पचना बहुत जरूरी है। खा लेने से हमारी इम्यूनिटी नहीं बढ़ जाएगी, उस खाने को पचाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। यानी कि खाना तो बहुत अच्छा खा रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, कब्ज बनी हुई है, कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है। तो जो खाना हम खा रहे हैं वो हमारा पच नहीं रहा है, वो खाना सड़ रहा है। तो जो खाना सड़ेगा वो हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करेगा। जो डाइट हम लेते हैं उसे हमें पूरा पचाना हमारा काम, यानी कि हमारे शरीर में जो खाना गया है, यानी उसमें फाइब्रस फूड ज़्यादा होगा तो पचेगा, और पचने वाली चीज़ हमारे ब्लड में जाएगी। जितने कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ब्लड में जाएंगे उससे हमारे इम्यून सिस्टम में जल्दी बढ़ोतरी होगी। यानी कि हम बार बार एक ही बात करें कि डाइट प्लान में अगर हम फाइब्रस खाना ज़्यादा खाएं, एल्कलाइन फूड ज़्यादा खाएं तो हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, हमारे पास स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा अगर है, अगर बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। हम जितना पॉजिटिव सोचते हैं, जितने हमारे पास पॉजिटिव थिंकिंग होती है, हमारा इम्यून सिस्टम उतना बूस्ट करता है। यानी हम किसी चीज़ को लेकर के अगर बहुत पैनिक है, अगर ये बीमारी को लेकर के हम बहुत पैनिक होंगे तो इससे क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम और कमज़ोर होता जाएगा। तो हम अपने इम्यून सिस्टम को अगर बढ़िया करना चाहते हैं तो हम पहले तो खूब पॉजिटिव सोचें कि अगर कोई समस्या आई भी है तो उससे कैसे निजात पाएं, हम उसमें पैनिक ना हो। अगर आज की डेट में ये बात कही जा रही है कि ये बीमारी, मतलब ये वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इस वैक्सीन से दिक्कत है, तो इसमें पैनिक ना हो। इसके हम रास्ता ये खोजें कि कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं, यानी क्लॉट ना बने या हमारे प्लस जो प्लेटलेट की मात्रा घट जाती है उसकी वजह से हमारे शरीर में, हमारी वेंस में ब्लड जो है अनियंत्रित होता है। यानी कि प्लेटलेट का काम होता है कि ब्लड को बांध के रखना, वो अनियंत्रित ना हो, जिससे कि इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होगी। जब इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होगी तो ऑटोमेटिक हमारे हार्ट के पास ब्लड की कमी नहीं होगी, और हार्ट के पास ब्लड की कमी नहीं होगी तो कभी हमको इस तरीके के हार्ट अटैक या इस तरीके की दिक्कतें नहीं होगी। तो हम इसको रोकने का प्रयास यही करेंगे कि हमारी डाइट प्लान में, या इम्यून सिस्टम की जो बात कह रही है, इम्यून सिस्टम की कोई दवाई नहीं है। इम्यून सिस्टम को अपने डाइट से, अपने विचारों से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपने शरीर दिनचर्या से, योगा है, प्राणायाम है, इस तरीके की चीज़ों को करने से हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज से हम अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। अगर मान लिया किसी को 1 किलो वजन उठाने की क्षमता है, अगर वो एक्सरसाइज या नहीं करता है तो उसका इम्यून सिस्टम 10 किलो का हो जाएगा उठाने का। ऐसे हम सांस लेने की हमारी एक आधा मिनट की क्षमता है, अगर उसको हम रोज़ एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1 मिनट की हो जाएगी। ऐसे हमारे पास चलने की क्षमता 1 किलोमीटर की, रोज़ अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी 10 किलोमीटर की हो जाएगी। ऐसे हर चीज़ की हमारा इम्यून सिस्टम अगर बढ़ाना है तो हम अच्छी डाइट लें और खूब अच्छी एक्सरसाइज करें। यानी इसमें प्रोटीन डाइट जितनी अच्छी लेंगे उतना हमारा इम्यून सिस्टम बिल्डअप होगा।
प्रोटीन डाइट में हम नेचुरल प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन किसी उसकी बात नहीं करते हैं एक्स्ट्रा सोर्स की। प्रोटीन में हम अपने अगर नेचुरल डाइट ले रहे हैं तो हम नियमित रूप से अगर चना खाएं, नियमित रूप से खड़ी दालें खाएं, नियमित रूप से अगर हम प्रोटीन डाइट लें तो निश्चित है कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम की बात जो करते हैं, हमारा शरीर मजबूत होगा और इम्यून सिस्टम खूब बढ़िया होगा। यानी किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सबसे ज़रूरत है हमारे पास अच्छा इम्यून सिस्टम होना। और इम्यून सिस्टम के लिए हमारी डाइट पहला प्रायोरिटी है, और डाइट में भी प्रोटीन डाइट अच्छी हो और जिसमें फल सब्जियों की मात्रा ज़्यादा हो, उससे हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो ये थे डॉक्टर अशोक वर्मा जी, जिन्होंने हमें बताया कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी डाइट और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आप इससे बाहर आ सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसे ही सेहत से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए सेहत मंत्रा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नमस्कार।